सो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको समझ लेंगे पहले, कि जो फंडामेंटल टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के, जैसे कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, ट्रेड ऑफ्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, केन्शियन इकोनॉमिक्स क्या है, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंस है तो ज़्यादा बेटर कौन सा इनमें से, नेशनल इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम को निकाला कैसे जाता है, एंड रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब जो फंडामेंटल्स क्रिएट करते हैं इकोनॉमिक्स का, और क्वेश्चंस तो रिपीटेडली इनमें से आते ही हैं, और ये टॉपिक्स तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आइए फिर इन टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, अब देखो इसमें सिंपल सा पॉइंट ये है कि लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, बट मैं आपको ना अपने लैंग्वेज में हिंदी में सिंपली एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। आप उसको सुनने पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि पढ़ के कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, बट सुन के वो चीज़ समझ में आ जाती है और याद भी रह जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, तो देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस यही है कि ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है, मतलब क्वांटिटी है, और जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटी है। ठीक, इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ हम देखते हैं जीडीपी ग्रोथ, भाई 8% से ग्रो हुई जीडीपी हमारी, 9% से ग्रो हुई, तो वो सब बातें आ जाती हैं ग्रोथ रेट में। ठीक है ना, तो डेटा जहाँ पे आ रहा है, क्वांटिटी जहाँ पे आ रही है, वहाँ पे हम बात करते हैं ग्रोथ की। लेकिन देखो डेवलपमेंट सिर्फ 8% जीडीपी ग्रोथ करने से लेना देना नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 8% 9% जीडीपी ग्रोथ हो गया तो मतलब डेवलपमेंट भी आ गया। नहीं, डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए इंक्लूसिविटी। समझे आप बात को, इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि क्या जो ग्रोथ है हमारी वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, इक्विटेबल है, मतलब क्या हर गरीब तक वो ग्रोथ पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं कि जो ये मान लीजिए इंडिया का ब्रैकेट है इकोनॉमिक्स का, ठीक, तो जी ऊपर के जो चंद लोग हैं 5% मान के चलो और नीचे के 95% मान के चलो, तो ऐसा नहीं जो ग्रोथ हो रही है 9% जीडीपी की, ये सिर्फ ये 5% के थ्रू हो रही है, इसका फ़ायदा सिर्फ 5% को मिल रहा है कि यही अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, इनके पास ही वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। तो आपको पता होगा अपना डीपीएसपी का एक आर्टिकल 39 भी है, वो भी इसी की बात करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो कहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीडीपी का डेवलपमेंट होना, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना। ग्रोथ तो अच्छी बात है, ग्रोथ होती है, बट बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। फिर ग्रोथ तो ऐसे करके देखा जाए तो एकदम ऐसी कंट्रीज जैसे कि सोमालिया है, सूडान है, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी 0.2% 5% की। बट पॉइंट वहाँ पे ये है कि जो कुछ एलिट्स हैं, कुछ 5% बिल्कुल अमीर लोग हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं, उनकी जो संपत्ति है, एसेट है, वो बढ़ती जा रही है, लेकिन वहाँ पे लोगों के बीच में गरीबी बढ़ती जा रही है, हंगर बढ़ती जा रही है, डेप्रीवेशन बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया में हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होनी चाहिए 8% 9% की, जिसकी हम बात करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन पे पहुंच गई तो बहुत अच्छी बात हो गई, अच्छी बात है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उसके साथ साथ जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, या फिर जो हमारे बीच में इनक्वालिटीज़ हैं, डिफरेंस ऑफ इनकम है, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, या डिफरेंट लोगों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ इनकम है, वो सब भी कम होना चाहिए विद द टाइम, तभी उसको अच्छा माना जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। बाकी सेम चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे, बट मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर मैनर में एक चीज़ बता दी है, जो कि अब आपको ईजी रहेगा ये बात समझना। ठीक, बट एक बात और कही जाती है कि फॉर दी डेवलपमेंट ग्रोथ इज़ ए प्री रिक्विसाइट। मतलब ये है कि बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा आपका। अगर आपको मान के चलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को 100 रुपये बांटने हैं 5 लोगों में बराबर बराबर, तो उसके लिए मुझे 100 रुपये तो चाहिए ना, तो ये 100 रुपये ग्रोथ ही तो है। अगर मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही 100 रुपये की, तो मैं 5 लोगों में बांटूंगा भी क्या। ठीक, तो ग्रोथ इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। बाकी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि ट्रेड ऑफ्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल में लिखा है, ये मान लो कि आपके पास 24 घंटे होते हैं दिन में, सभी के पास होते हैं। ठीक, अब इसमें से चलो 8 घंटे चले गए आपके सोने में, 8 घंटे चले गए आपके, आप काम कर रहे हो या कोई ज़रूरी घर का काम करते हो तो उसमें, अब बचे आपके पास 8 घंटे। अब मैटर ये करता है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं इन 8 घंटों को लगाने के। एक आप लगाते हो इसको स्टडी में अपने एग्ज़ाम के लिए, और दूसरा आप लगाते हो इसको एंटरटेनमेंट के लिए, कि आप पिक्चर देखते हो, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो, मज़े करते हो। अब यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा। मैं वो 8 घंटे को अगर स्टडी में लगा रहा हूँ तो मैं उन 8 घंटों में मौज मस्ती नहीं कर पाऊँगा, और अगर मैं उन 8 घंटे में मौज मस्ती कर रहा हूँ तो फिर मैं उन 8 घंटों में पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। ठीक, तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, तो उसका मतलब मैं कहूँगा मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रही, तो वो जो मौज मस्ती थी वो है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो है मेरे लिए ट्रेड ऑफ। अगर मैंने 8 घंटे मौज मस्ती कर ली तो मुझसे कोई पूछेगा भाई आपकी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रही 8 घंटों की, तो मैं कहूँगा कि मैं पढ़ाई भी कर सकता था 8 घंटे, बट मैंने मौज मस्ती करी, तो मेरे लिए जो ट्रेड ऑफ रहा, मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही वो रही स्टडी। ठीक, तो ये चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्शन होता है कि गवर्नमेंट अपने जो रिसोर्सेज है, अब सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब वो उसको लगा सकती है बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडी देने के लिए, या फिर एमएसपी के लिए, या गरीबों का उत्थान करने के लिए। तो सरकार के पास लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं बहुत सारे। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने की जगह फूड सिक्योरिटी में पैसा लगाती है। तो
तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए फूड सिक्योरिटी पर लगा दिए, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा सकती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा देती सरकार, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट होता, ग्रोथ होती, इन्वेस्टमेंट आता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। तो यही कॉन्सेप्ट होता है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का या फिर ट्रेड ऑफ्स का, जो कि हर जगह हमें हर पॉइंट ऑफ लाइफ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे बाकी एग्जांपल दे रखा है एक आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आपको पता होगा कि आरबीआई की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। तो अभी गवर्नमेंट का टारगेट है 4+-2 का इन्फ्लेशन रहना चाहिए कंट्री में। ठीक, लेकिन कई बार ऐसा होता है आरबीआई सेफर साइड पे रखती है, आरबीआई सोचती है यार 4% के ऊपर मत जाने दो। अब आप समझो इस बात को, आरबीआई 4% से नीचे इन्फ्लेशन को रखने के लिए क्या करती है, जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई को कम कर देती है मार्केट के अंदर। और मनी सप्लाई कैसे होती है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के। तो आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट्स इन सबको बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई मार्केट में हो जाती है कम। ठीक, उसकी वजह से क्या हो जाता है, लोगों की डिमांड हो जाती है कम, कंज्यूमर की डिमांड हो जाती है कम, और जो हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, जब डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन भी हो जाएगा क्या, कम। बट बदले में ये कहा जाता है इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि आरबीआई ठीक है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए मनी सप्लाई कम करके इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर लेती है, बट हम बदले में ट्रेड ऑफ क्या करते हैं, बदले में ट्रेड ऑफ करते हैं डिमांड, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट। मान के चलो नहीं करे आरबीआई कंट्रोल और इकोनॉमी में पैसा बढ़ता जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लोग खर्चा भी कर रहे हैं, लोग डिमांड भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिमांड एकदम हाई पहुंच जाएगी। उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आने लगी कंट्री के अंदर, बट इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है 10% तक पहुँचे आपकी, लेकिन उससे क्या दिखेगा कि कंट्री में डिमांड बहुत हाई है। तो आरबीआई को कई बार क्या होता है, इस ग्रोथ को ऑफसेट करना पड़ता है, इस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चढ़ानी पड़ती है टू एंश्योर दी प्रॉपर इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ऊपर ना जाए, स्टेबिलिटी रहे, मॉनेटरी पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं वो कंटेंट रहें, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, जिससे कि इन्फ्लेशन नीचे रहे, तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बाकी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपने पर्सनल लाइफ वाला, स्टडी और एंटरटेनमेंट वाला, उसी को आप समझो और उसको आप जहाँ चाहो वहाँ अप्लाई कर दो। मतलब ये समझ के चलो 8 घंटे का रिसोर्स है, मतलब 8 रुपये उसे एक जगह पे लगा सकते हो, कहाँ लगाओगे, जहाँ नहीं लगाओगे वो आपका हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस। ठीक, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, फिर एप्लीकेशन सीख जाओगे ना। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है केन्शियन इकोनॉमिक्स। ठीक, तो केन्शियन इकोनॉमिक्स क्या हुआ था 1930s में, जब ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था हमें यूएसए वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये पता लगा कि जो मार्केट मॉडल है वो फेल हो चुका है स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इकोनॉमी के अंदर। मार्केट से क्या हुआ था कि भाई डिमांड और सप्लाई ऐसे फ्लक्चुएट हुई कि इतनी अनस्टेबिलिटी आई मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन की वजह से कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया वर्ल्ड में। सब लोग मतलब बुरी स्थिति हो गई, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स हो गई। तो यहाँ पे आई थिंक इनका नाम था जेम्स मेनर्ड केन्स। तो इन्होंने क्या है ना अपना कॉन्सेप्ट दिया केन्शियन इकोनॉमिक्स करके। इन्होंने कहा कि सरकार को अपनी पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, मतलब गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग ऐसे केस में बढ़ा देनी चाहिए जब कंट्री के अंदर रिसेशन चल रहा हो, जब कंट्री के अंदर डिमांड बहुत कम हो। तो मतलब क्या इसका मतलब ये सरकार चाहे अब बहुत सारा पैसा बांटे लोगों में, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करे, कंपनीज़ को सब्सिडी दे, फार्मर्स को सब्सिडी दे, ठीक है ना उससे एक मिनट, तो सरकार जाके सब्सिडीज़ दे फार्मर्स को, कंपनीज़ को, मैन्युफैक्चरर्स को, तो उससे क्या होगा, अपनी इकोनॉमी दोबारा रिवाइव कर जाएगी, दोबारा से कंट्री के अंदर ग्रोथ रिवाइव हो जाएगी। तो ये पॉइंट था केन्शियन इकोनॉमिक्स का। तो इसी के तहत देखो कोविड आया, कोविड की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला कि रिसेशन हो रहा था, जो अपनी इकोनॉमी थी वो डाउनफॉल जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एकदम से अपना एक्सपेंडिचर बहुत हाई कर दिया। तभी तो कहते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट था, जो 3% के अराउंड ही रहता था कोविड से पहले तक, अब वो 6% पे पहुंच चुका है आफ्टर कोविड। क्यों पहुंचा हुआ? इसलिए पहुंचा क्योंकि सरकार ने अपनी एक्सपेंडिचर, अपनी स्पेंडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। सरकार ने कहा कि भाई जितना पैसा खर्च करना है करो। क्यों करा? क्योंकि ये केन्शियन इकोनॉमिक्स के ही प्रिंसिपल्स को गवर्नमेंट ने फॉलो किया, जिससे कि मार्केट को दोबारा रिवाइव किया जा सके, ग्रोथ को दोबारा से स्टेबलाइज किया जा सके। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्शन है केन्शियन इकोनॉमिक्स का। पूछ लेते हैं कई बार कि केन्शियन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए तो अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए। ठीक, फिर आता हमारा टॉपिक परचेजिंग पावर पैरिटी। अब आपने नॉर्मली ये देखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी इस समय अराउंड 5th स्पॉट पे है, अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो। बट हमें देखा होगा जीडीपी एट पीपीपी लेवल पे हम देखते हैं रैंकिंग, तो चाइना 1 पे आ जाता है, 2nd पे यूएसए आ जाता है और 3rd पे इंडिया आ जाता है। तो कैसे आ जाता है? ये बात ये है कि परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो देखती है कि आपकी करेंसी की कितनी पावर है आपके डोमेस्टिक मार्केट में एक्चुअल गुड्स को एंड सर्विसेज को परचेज़ करने की। ठीक, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इंडिया को 5th स्पॉट पे रखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो ऐसे में तो वही देखने को मिलता है हमें कि जो $1 है वो 75 से 80 रुपये के बीच में हमें देखने को मिल जाता है। बट असल में ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे तो इंटरनेशनल मार्केट की फ्लक्चुएशंस हैं भाई, FDI आती है, FII आती है, स्पेकुलेशंस होती हैं,
अब डिमांड एंड सप्लाई के रेट्स हैं, ऑयल के रेट्स हैं, फूड ग्रेन्स के रेट्स हैं, नेचुरल गैस के रेट्स हैं, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, उसकी वजह से पैसा और डॉलर डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है। कभी वो 75 हो गया, कभी 76 हो गया, 80 हो गया, तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, इसलिए वो बहुत ही परफेक्ट तरीका है नहीं अगर आपको एक्चुअल पावर निकालनी है किसी भी करेंसी की। तो परचेसिंग पावर पैरिटी बस यही करता है, वो एक्चुअल पावर निकाल के दे देता है आपके कंपैरिजन में, कि पैरिटी मतलब बराबरी, कंपैरिजन। परचेसिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति क्या है, तो मतलब रुपया की शक्ति कितनी है डॉलर के मुकाबले। कब भला? इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, वो तो हमें पता है 80 रुपये 75 रुपये चलता है। जब हम डोमेस्टिक सामान खरीदेंगे उससे, मतलब अगर मैं $1 दे के मान के चलो एक एप्पल ख़रीद लेता हूँ अमेरिका में, ऐसा मान लेते हैं, तो मेरे को एक सेब खरीदने में इंडिया में कितने रुपए खर्च होंगे, ये पॉइंट है परचेसिंग पावर पैरिटी का। अब नॉर्मली अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में रेट चलता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ऐसा होना चाहिए था जो अभी 80 रुपये चल रहा है, तो भाई मेरे को एक सेब खरीदने के 80 रुपये खर्च होने चाहिए, क्योंकि $1 = 80 रुपीज़ या 75 रुपीज़। बट रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में ऐसा होता है कि हमें बस करने पड़ेंगे अराउंड 25 से 30 रुपये खर्च। जब हम देखते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी में, तो हम देखते हैं कि अराउंड 25 to 30 रुपीज़ हम खर्च करेंगे और हमको उतना ही सामान मिल जाएगा जितना हमें अमेरिका में $1 में मिल रहा था। तो उसका मतलब असल में ये है कि परचेज़ करने की पावर के बेसिस पर जब देखते हैं कि शक्ति कितनी है हमारी करेंसी की सामान खरीदने की, तो तब हमारे पास आता है ये देखो ये चीज़, $1 = 25 रुपये। समझे? तो ये चीज़ है, क्योंकि यूएसए में इन्फ्लेशन भी तो है ना उस लेवल का, तो उनके जो करेंसी उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमें दिखती है एक्सचेंज रेट में कि 80 रुपये। ऐसा नहीं होता कि आप जितना सामान 80 रुपये में खरीद रहे हो इंडिया में, उतना आप $1 में वहाँ खरीद लोगे। नहीं, असल बात तो ये है कि ये है एक्चुअल कंपैरिजन, कि आप जितना $1 में सामान खरीद रहे हो उतना सामान आप इंडिया में 25 रुपये में खरीद पाओगे। तो इसलिए ही क्या होता है, जो 80 रुपये में $1 आ रहा होता है पहले, अब 25 रुपये में परचेसिंग पावर पैरिटी में $1 की वैल्यू आ गई। तो हमारी जो इकोनॉमी होती है, जीडीपी, जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी में कैलकुलेट करते हैं, तो वो देखो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ जाती है, इंटू 3 टाइम्स हो जाती है। जो नॉर्मल कंडीशन में 80 पे हम $1 मतलब 80 रुपये पे $1 लेके चल रहे थे, अब तो हमारी पैसा इतना मजबूत हो गया कि वो 25 रुपये में $1 आ जा रहा है। तो इसलिए हमारी जो जीडीपी है टोटली परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बढ़ गई 3 गुना ज़्यादा। इसीलिए ही हम जो नॉर्मली 5th स्पॉट पे रहते हैं ग्लोबली जीडीपी में, जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी देखते हैं तो हम 3rd स्पॉट पे आ जाते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, जीडीपी है 3rd पोजीशन। तो चाइना इसीलिए फर्स्ट पे आ जाता है, यूएस इसलिए 2nd पे रह जाता है, और इंडिया इसलिए 3rd पे आ जाता है। अब आप समझ गए इस बात को। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए क्या हुआ था, एक बिग मैक इंडेक्स आता है, तो उन्होंने क्या किया था, ये बिग मैक मतलब कुछ नहीं है, बर्गर है, ठीक। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन ऑफ लंदन ने सर्वे कंडक्ट किया था, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था। उन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड का ये बिग मैक लिया और महाराजा बर्गर लिया इंडिया का। तो उन्होंने देखा कि एक बर्गर खरीदने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने देखा कि 1 यूनिट ऑफ बर्गर के लिए जो $1 में आ जा रहा है एक बर्गर वहाँ पे अमेरिका में, ठीक। तो $1 में जब हम एक सेव लिया था ना, तो वहाँ पे एक बर्गर आ जाता था $1 में। तो सेम यहाँ पे हमारे से 20 से 25 रुपये में वो सेम बर्गर आ जाता है। तो अब आप समझोगे बात को कि कैसे हमारा 20 से 25 रुपया वहाँ के $1 के बराबर है, ना कि हमारे 80 रुपये वहाँ के $1 के बराबर हैं, ठीक है। क्योंकि हम भी जितना वो $1 में खरीद रहे हैं उतना 20 रुपये में खरीद ले रहे हैं। तो ये चीज़ आती है परचेसिंग पावर पैरिटी में। इसीलिए कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एट परचेसिंग पावर पैरिटी इज़ एट 3rd पोजीशन इन दी वर्ल्ड, 30 पोजीशन पर आ जाती है, ठीक। क्योंकि पैसे की ताकत बढ़ जाती है, तुमसे 3 गुना बढ़ जाती है। जो चीज़ पहले 80 में आ रही थी वो चीज़ 25 रुपये में आ रही है, तो हो गया 3 गुने का अंतर, ठीक है। तो ये है परचेसिंग पावर पैरिटी का पूरा सिस्टम कॉन्सेप्शन। आगे देखते हैं एक बार कि जीडीपी एंड जीएनपी में क्या डिफरेंस है, देख लेते हैं एक बार। देखो पहले फुल फॉर्म देख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस बस यहाँ पे यही है कि डोमेस्टिक का मतलब हो जाएगा इंडियन टेरिटरी, ठीक। तो डी से यहाँ पे मतलब हो जाएगा इंडियन टेरिटरी, मतलब जो इंडिया की बॉर्डर्स हैं उसके अंदर जो भी सामान बनता है, जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बना रहा है, जितना सामान बनता है वो सब हम इंक्लूड करते हैं जीडीपी के अंदर। और नेशनल से बात आ जाती है तो नेशन मीन्स सिटीजन्स। तो इसमें क्या है कि ये नहीं देखते कि कहाँ सामान बनना है, इसमें देखते हैं कौन सिटीजन किस कंट्री का है जो सामान बना रहा है। अब मान के चलो कि एक कंपनी है, एप्पल ही ले लेते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। एप्पल कंपनी है जो फ़ोन बनाती है, उसने इंडिया के अंदर अपना सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक। तो जीडीपी में मान लो इन्होंने $100 का सामान प्रोड्यूस किया एक साल में, ठीक है। अब जीडीपी के अकॉर्डिंगली तो डोमेस्टिक टेरिटरी है ये, तो इंडिया के अंदर $100 का सामान बना रहा है, कोई मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कौन बना रहा है, एप्पल बना रहा है, टाटा बना रहा है, महिंद्रा बना रहा है या माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया की टेरिटरी के अंदर बनना है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे जीडीपी के अंदर, तो हो जाएगा वो जीडीपी का पार्ट। बट पॉइंट आता है जीएनपी में। जीएनपी में क्या होता है, तो जीएनपी में ये होता है कि ये देखेंगे कि एप्पल की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कि ये फॉरेन बेस्ड है या ये इंडियन सिटीजन कंपनी है कि इंडियन बेस्ड है। वो देखते हैं कि ये तो इंडियन बेस्ड नहीं है, ये तो फॉरेन बेस्ड है, तो उसको जीएनपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब मान के चलो टाटा है, टाटा इंडियन बेस्ड है, अब टाटा यूएसए में बना रहा है सामान, यूएसए में टाटा ने $100 का सामान बनाया, ठीक। तो क्या होगा, जीडीपी में उसको इंक्लूड करेंगे हम,
यूएसए के अंदर टाटा कंपनी जो इंडिया की है वो 100 रुपये का सामान बना रही है, तो उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में तो नहीं बना रहे ना। इंडिया की टेरिटरी जो है, इंडिया के बॉर्डर जो है, उसको तो बाहर बन रहा है सामान, भले कि इंडिया की कंपनी बना रही है, इंडिया के सिटीजन बना रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं जीएनपी की, तो ये 100 रुपये जीएनपी में आके प्लस होंगे, समझे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। नेशनल का मतलब है सिटीजन, हमारी कंट्री बेस्ड कंपनी है या नहीं है जो भी ये सामान बना रही है, बस यही डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी के अंदर। जीडीपी जो है वो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है और जीएनपी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब बस इतना ध्यान रखेंगे आप कि इंडिया की जो जीडीपी है ना, वो ग्रेटर है देन जीएनपी, बस वो इसलिए क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारा एफडीआई आता है ना। इंडिया से बाहर इतना पैसा नहीं जाता जितना इंडिया के अंदर पैसा आता है। तो जब हम निकालते हैं ना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन सामान बना रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और दुनिया भर की कंपनी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसलिए हमारी जीडीपी ज़्यादा हो जाती है। और जब जीएनपी निकालते हैं तो वो कम आ जाती है इंडिया की, क्योंकि हमारी कंपनी सभी इतनी नहीं है कि वो बाहर जाके ज़्यादा सामान बना लें, ठीक है। कंपैरिजन में हमारे पास पैसा आता ज़्यादा है बाहर से, तो इसलिए इंडिया का जीडीपी इज़ ग्रेटर देन इंडिया जीएनपी। बाकी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। जीडीपी टेरिटरी बेस्ड है और जीएनपी आपका है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब सिटीजन। बाकी यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। ये इनके बारे में डिफरेंस है। वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जीएनपी क्या निकलेगा, जीडीपी में जब हम प्लस कर देंगे क्या, जो बाहर से इनकम आ रही है हमारी, जो हमारे सिटीजन बना रहे हैं विदेश में, जो इनकम है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, हम सब ऐड कर देते हैं जीडीपी के अंदर। अब इसको मैं समझना ऐड कर देते हैं तो ज़्यादा हो जाता होगा जीएनपी, तो नहीं, क्योंकि हमारा माइनस में आता है, नेट है ना, इसलिए हम पहले दिखाते हैं कितना हमारे से बाहर गया, मतलब कितना माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, एप्पल ने बनाया, यहाँ पे उसको माइनस कर देते हैं, फिर हम देख के आते हैं कितना टाटा महिंद्रा ने बाहर बनाया है, उसको प्लस कर देते हैं, तो निकल के आता है जितनी हमारी एफडीआई आ रही है कंट्री के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है जितनी हमारे बाहर एफडीआई जा रही है इंडिया से। तो इसलिए हमारा जो नेट फैक्टर इनकम है ना फ्रॉम अब्रॉड, वो माइनस में आता है। तो हम जीडीपी में जब प्लस करेंगे माइनस में, तो माइनस ही हो जाएगा और जीडीपी कम हो जाएगी, फिर वो जीएनपी निकल के आएगी। तो वो 100 रुपये मान के चलो जीडीपी है, तो जीएनपी आते आते 80 रुपये हो जाएगी। इसलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जीडीपी ज़्यादा रहती है जीएनपी से, ठीक। ये कॉन्सेप्शन है और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक। क्या मतलब हमारी राष्ट्रीय आय है। तो इसमें आप सिंपल है, फार्मूला याद रखो, बाकी इसमें कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि सिंपली फार्मूला पूछा जाता है इसके अंदर कि नेशनल इनकम का फार्मूला क्या है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखोगे कि नेशनल इनकम निकालने के लिए देखो फिर नेशनल वर्ड आ रहा है, नेशनल मतलब सिटीजन्स, ठीक। तो फिर हम किसको बनाएंगे अपना बेस, आधार बनाएंगे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को, एनएनपी को, एनएनपी मतलब जो हमारा जीएनपी था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वहीं से निकल के आएगा एनएनपी। बस इतना अंदर होता है, ग्रॉस से जब हम नेट में जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, ठीक। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है कि ग्रॉस मतलब पूरा का पूरा जो ग्रॉस वे में होता है, क्रूड मैनर में होता है, नेट मतलब बिल्कुल रिफाइंड। तो हमने क्या किया, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए जो डेप्रिसिएशन था, जो भी इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ जो है माइनस कर दिया, हम पहुंच गए नेट पे, ठीक। दिया होता है, सिंपल सी बात है, कोई टफ बात नहीं है। पूछ लेंगे तो ये पूछेंगे ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे, तो वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस टू अचीव द नेट, ठीक। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ग्रॉस में और नेट पे पहुंच जाएंगे, तो बस इतना ध्यान रखना है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एक बार आ जाएगा हमारे पास जीएनपी से, तो उसके बाद हम सिंपल सी उसमें बात करेंगे, माइनस कर देंगे इंडायरेक्ट टैक्सेस को, जो इंडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं हम, और प्लस कर देंगे सब्सिडीज़ को, बस हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। बल्कि आप तो ये ध्यान रखो कि नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें किस चीज़ का बेस यूज़ करना पड़ता है। तो बस इतना पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि गवर्नमेंट जो है नेशनल को निकालने के लिए किसे अपना आधार बनाती है, तो बनाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट को, बस। क्योंकि उसमें ऑप्शन दे देंगे कि जीडीपी को बनाती है, जीएनपी को बनाती है, तो नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट को बनाती है आधार अपना। उसमें बस माइनस हो जाता है इंडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस हो जाती हैं सब्सिडीज़, हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें, ठीक। बाकी देख लेते हैं और टॉपिक जो हमारा बाकी रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, इसमें इतना ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर आता है इन्फ्लेशन का, ठीक है ना। तो नॉमिनल जीडीपी हम देखते हैं नाम मात्र की जीडीपी होती है, मतलब इसमें क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते, ठीक। इसमें जो भी इन्फ्लेशन का प्राइस होता है वो इंक्लूडेड रहता है, हम इन्फ्लेशन को माइनस नहीं करते और सीधे निकाल देते हैं। बट रियल वाली जो होती है वो होती है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसके बाद निकलती है रियल। तो ऑब्वियसली बात है रियल ज़्यादा रिफाइंड है, रियल ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है, मान के चलो 2022 के अंदर 10 यूनिट बनी 10 रुपये की, तो हमारे पास जीडीपी आई 100 रुपये, ठीक है। तो 10 यूनिट बनी थी 10 रुपये की और जीडीपी कितनी आई 100 रुपये की। अब मान के चलो 2023 आ जाता है, अब यूनिट बनी 10 ही बनी, लेकिन बनी 12 रुपये की एक यूनिट, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ी, तो एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये से 12 रुपये हो गया, ठीक। ये प्राइस है मान लो पर यूनिट, और ये नंबर ऑफ़ यूनिट है। तो देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब प्रोडक्शन तो क्या है बराबर हो रही है, प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं, लेकिन क्या लगेगा कि जीडीपी बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गई भाई, ठीक है। और 20 रुपये 100 का कितना होता है 20%, तो क्या कहेंगे 20% जीडीपी बढ़ गई। तो ये हो गया ना, हो गया झूठे तरीके से,
कि 20% जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी तो नहीं बढ़ी ना, प्रोडक्शन तो तब भी 10 का हुआ, अब भी 10 का है, कंजप्शन तब भी 10 का था, अब भी 10 का है, डिमांड भी सेम है, बस इन्फ्लेशन बढ़ गई 2 रुपये एक यूनिट पे, तो उसकी वजह से हमारा टोटल खर्चा 120 आ गया, तो आपने कह दिया कि हमारी 20% जीडीपी में उछाल देखने को मिला है। बट ये चीज़ गलत है। हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ये इन्फ्लेशन वाला फैक्टर इसमें से कर देते हैं माइनस, मतलब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है ना, ये तो सिर्फ पैसे की वजह से आया है, ये यूनिट बढ़ने की वजह से नहीं आया है। और जब हम इस पैसे वाले डिफरेंस को, मतलब इन्फ्लेशन वाले डिफरेंस को माइनस कर देंगे 20 रुपीज़ इसमें, फिर जो हम निकालेंगे, फिर निकल के आए हमारे पास 100, तो ये 100 होता है रियल जीडीपी। फिर कहते हैं हाँ भाई ये चीज़ सही है, तो ये हो गई रियल जीडीपी, ठीक। और ये 120 थी नॉमिनल जीडीपी। बस इतना ध्यान रखना है कि जो रियल जीडीपी होती है वो आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, और बाकी वो वाली जो जीडीपी होती है आपकी नॉमिनल वाली, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती है। बस तो नॉर्मली क्या होगा, जो नॉमिनल जीडीपी होगी वो रियल जीडीपी से ज़्यादा ही देखने को मिलेगी हमें, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये भी देखने को मिलती है कि दूसरा वर्ड यूज़ होता है कि नॉमिनल जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं ऑन दी करंट ईयर बेसिस। सिंपल सी बात है, बताऊँगा करंट ईयर बेसिस क्यों कहते हैं इसको। तो देखो करंट ईयर बेसिस लिए कहते हैं इसको क्योंकि जो रेट्स लिए जाते हैं ना कमोडिटीज़ के, वो करंट ईयर के लिए जाते हैं, मतलब इन्फ्लेशन को हटाया नहीं जाता। पिछले साल 10 रुपये होगा हमें नहीं मतलब, इस बार 12 रुपये रेट है, हमने 12 रुपये का रेट ले लिया करंट ईयर वाला, तो इसलिए नॉर्मल जीडीपी होती है जीडीपी एट करंट रेट या करंट ईयर। बट ये होती है हमारी बेस ईयर पे, तो इसलिए बेस ईयर यूज़ किया जाता है कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है उसको हटाया जा सके। तो बेस ईयर मान के चलो 2015 ले रखा है, तो 2015 में एक सामान था 10 रुपये का, ठीक। मान के चलो एक साबुन आता था लक्स का, 2015 में 10 का आता था, तो 10 साबुन बने थे, ठीक। अब 2023 में लक्स का साबुन भले 15 का हो जाए 20 का हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो उसको 10 का ही लेंगे जो बेस ईयर हमारा है। तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे लक्स के साबुन की जीडीपी निकालने के लिए। अब अगर आप 15 बना रहे हो तब तो आपका आ जाएगा, अब अगर आप 15 बना रहे हो तब तो आपका आ जाएगा 150 रुपये का, ठीक है, मतलब रियल जीडीपी सही में बढ़ी है। लेकिन आप फिर से आप 10 ही बना रहे हो साबुन, तो बेस ईयर का प्राइस ले रखा है 10, तो आपकी जीडीपी निकल के आएगी फाइनली 100, मतलब आपकी जीडीपी बढ़ी ही नहीं है। जितनी 2015 में थी लक्स के साबुन की जीडीपी, उतनी 2023 में भी उतनी ही जीडीपी है आपकी, ठीक। तो बेस ईयर में यही कहते हैं, एक प्राइस ले लेते हैं बेस ईयर का, उसको फिक्स कर देते हैं और फिर उसी के आधार पर हम निकालते हैं, तो उसको कहते हैं रियल जीडीपी। बाकी करंट ईयर बाई जीडीपी आपको बता दिया है, वो नॉर्मल जीडीपी होती है। बाकी एग्जाम्पल के साथ समझ लिया सब कुछ। तो यहाँ पे आपके जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो अच्छे से एकदम एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर दिए हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेनली, कि ऐसे होगा तो कैसे होगा, कि भाई क्या डिफरेंस हो सकता है जीडीपी जीएनपी में, ठीक। अब आप इसको अगर समझ लोगे बढ़िया करके, तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉल्व कर लोगे। उसमें ऐसा नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी आपको कुछ भी। अब आपने एक फंडामेंटल समझ लिया है, अब आगे इकोनॉमिक्स इतनी टफ होती भी नहीं है जब आपने फंडामेंटल समझ लिए तो बस, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद बने रहने के लिए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।